इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। मैं किसी दीवाने की तरह कमरे में इधर उधर दौड़ूंगा और इनसे रहम की भीख मांगूंगा। कमरे में जलते हुए गोश्त की बू फैल जाएगी और चंद मिनट की कशमकश के बाद मैं बेहोश होकर फर्श पर ढेर हो जाऊंगा, जिसके बाद मुझे हलाक कर देना कोई मसला ना होगा। लेकिन ऐसी कोई बात ज़हूर पजीर नहीं हुई थी। आग के शोले मेरे जिस्म को चाटते रहे और मैं इत्मीनान से खड़ा रहा। मेरे लिबास जलकर नीचे गिर गया था लेकिन मेरा बेदाग जिस्म चमक रहा था। यागू, फांसू और रॉबिन जो दरवाजे को रोके हुए खड़े थे ताकि मैं भागकर बाहर न जा सकूं, हैरत से मुंह खोले हुए यह मंजर देख रहे थे और अब मैंने ज्यादा हैरान होने का मौका नहीं दिया। मैंने लपक कर मशल बरदारों से मछलें छीन ली और आने वाहिद में इन्हें यागू, फांसू और रॉबिन के लिबासों से लगा दिया। इनके लिबासों ने फौरन आग पकड़ ली। इनके हाथों से तलवारें छूट गईं और वो बुरी तरह अपने कपड़ों की आग बुझाने के लिए मसरूफ हो गए। लेकिन आग थी कि बराबर फैलती ही चली जा रही थी और बुझने का नाम नहीं ले रही थी। इस असना में मैंने बाकियों से भी मछलें छीन ली और इनके लिबासों को भी आग लगा दी। एंथोनियो को मैंने जानबूझकर छोड़ दिया था, मैं इसे जिंदा रखना चाहता था। ये सब के सब लोग जिनके लिबास धड़ाधड़ चल रहे थे बुरी तरह चीखते चिल्लाते कमरे से बाहर निकल गए और मैं इनके पीछे दौड़ा। मेरे पीछे एंथोनियो भागता हुआ आया। शोरगुल की आवाजें सुनकर जहाज के तमाम गोशों से कजाक दौड़ दौड़ कर इस तरफ आने लगे और इस अजीबो गरीब मंजर को हक्का बक्का होकर देखने लगे। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या हो रहा है, लेकिन सूरत हाल को खतरनाक देखकर उनने अपनी अपनी तलवारें सोच ली थी। जल्दी से इन लोगों के कपड़ों की आग बुझाओ और इस कमबख्त को हलाक कर दो, जल्दी करो, सब मिलकर इस पर टूट पड़ो और इसकी तिक्का बोटी कर डालो। एंथोनियो ने बुरी तरह पुर्तगाली जुबान में चिल्ला कर कहा। कुछ लोग जलते हुए जिस्मों की आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े थे लेकिन मैं जल्दी से लपक कर इनकी राह में हायल हो गया और एक साथ न जाने कितनी तलवारें मेरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से टकरा गईं। मैंने जल्दी से एक हाथ से तलवारें छीन ली और किसी वैशी की तरह इन बदमाशों पर टूट पड़ा। देखते ही देखते मैंने उन्हें खाको खून में नहला दिया था। जो शख्स भी जलते हुए जिस्मों की तरफ जाने की कोशिश करता मेरी तलवारों से मौत के गार में धकेल दिया जाता। इस असना में जलते हुए लोगों की कराहें और चीखें खत्म हो गई थी। वो या तो बेहोश हो गए थे या मर चुके थे। अब मैंने बेदुरेग इन कजाकों को हलाक करना शुरू कर दिया था। जहाज का फर्श कजाकों के खून से सुर्ख हो गया और चारों तरफ उनके अंबार लग गए। अब सूरत-ए-हाल यकसर बदल चुकी थी प्रोफेसर। कजाक मुझ पर हमला करने के बजाय मुझसे दूर भाग रहे थे। कई कजाकों ने घबराकर और वहशत के आलम में जहाज पर से समंदर में छलांग लगा दी, लेकिन मुझे इनका अंजाम मालूम था। वो या तो डूब जाते और अगर जिंदा बच जाते तो इनके पास बस्ती में जाने के अलावा और कोई चारा कार नहीं था, क्योंकि इसके सिवा उन्हें और कहीं पानी मुयस्सर नहीं आ सकता था और जाहिर सी बात है कि पानी के बगैर वो तो जिंदा नहीं रह सकते थे। लिहाजा मैंने समंदर में छलांग लगाने वालों को इनके हाल पर छोड़ दिया और जो लोग जहाज पर मौजूद थे इनसे निमटता रहा। अब मेरे एक हाथ के बजाय दोनों हाथ में तलवारें थीं और मैं कजाकों को बेदुरेग कत्ल कर रहा था। दोनों तलवारों से खून टपक टपक कर नीचे गिर रहा था। मरते हुए कजाकों की चीखें बड़ी हौलनाक थीं और सुनने वालों का दिल दहला रही थीं, लेकिन इन चीखों को सुनने वालों की तादाद बहुत तेजी से कम हो रही थी। आखिर देखते ही देखते तमाम कजाक जहन्नुम रसीद हो गए। हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थी। कजाकों के खून से जहाज का फर्श सुर्ख हो गया था और जगह जगह फिसलन हो गई थी। मैंने हर कोने से छुपे हुए कजाकों को निकाला और इन्हें जहन्नुम रसीद किया। एंथोनियो अभी तक जिंदा था। मैंने दानिस्ता उसे हलाक नहीं किया था और मैं चाहता था कि वो अपने साथियों का इबरतनाक अंजाम देखने के लिए जिंदा रहे। एंथोनियो की अजीब हालत थी। इसका सारा जिस्म किसी सूखे हुए खजान रसीदा पत्ते की तरह कांप रहा था और खौफो दहशत के मारे उसका चेहरा सफेद हो रहा था। वो इधर उधर छुपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे अच्छी तरह मालूम था कि उसकी ये कोशिश लाहासिल साबित होगी और वो जहां कहीं भी होगा मैं उसे बआसानी ढूंढ लूंगा। तहम मेरा ख्याल है उसे खुद भी इस बात का अंदाजा हो गया था कि मैं उसे हलाक नहीं करना चाहता, क्योंकि कितने ही मर्द मेरे सामने आए और मेरी तलवारों की जद में आ गए और मैं चाहता तो एक लम्हे में उसका किस्सा भी पार कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और इस बात का उसे भी एहसास था। बिलाखिर जब मैंने सारे कजाकों को ठिकाने लगा दिया तो मैं एंथोनियो की जानिब मुतवज्जा हुआ, जो एक कोने में खड़ा हुआ था और बुरी तरह कांप रहा था।
उसने मेरी तरफ देखते ही खौफ और मरी हुई निगाहों से रहम की अपील की और दोनों हाथ जोड़ दिए। दहशत के आलम में उसकी जुबान से कोई लफ्ज नहीं निकल रहा था। इधर आओ एंथोनियो, मैंने अचानक ही पुर्तगाली जुबान में उससे कहा। डरो मत, मैं तुम्हें हलाक करने का इरादा नहीं रखता। इंतहाई खौफ और दहशत के बावजूद इस कदर उस पर हैरत तारी हुई कि उसकी आंखें फैल गईं। वो हमंकों की तरह मुझे घूरने लगा था। तुम पुर्तगाली जुबान बोल रहे हो? उसने कांपते हुए लहजे में मुझसे पूछा। इसने ये सवाल हिस्पानवी जुबान में पूछा था। हाँ, मैं पुर्तगेजी जुबान बोल रहा हूँ। मैंने पुर्तगेजी ही में जवाब दिया, और मुझे इतनी ही पुर्तगेजी आती है जितनी कि तुम्हें और तुम्हारे दूसरे साथियों को आती है जिनका ताल्लुक पुर्तगाल से है। लेकिन इससे पहले तो तुमने कभी नहीं बताया कि तुम्हें पुर्तगेजी जुबान आती है। उसने टूटे हुए लफ्जों से मुझसे पूछा। मैंने उसकी जरूरत महसूस नहीं की। मैंने जल्दी से कहा, इसका मतलब यह है कि मैं और मेरे साथी पुर्तगेजी जुबान में जो भी गुफ्तगू करते थे वो सब के सब तुम समझ लेते थे? उसने पूछा। बिल्कुल जाहिर है, मैंने जवाब दिया। इसमें न समझने की क्या बात है। तो फिर इसका मतलब यह भी हुआ कि तुम अपने बारे में हमारे मंसूबों से अच्छी तरह वाकिफ थे। एंथोनियो की जुबान लड़खड़ाने लगी। मैं तुम्हारे हर उस मंसूबे से मुकम्मल तौर पर वाकिफ था जिसके बारे में तुम लोग पुर्तगेजी जुबान में गुफ्तगू करते थे। तुमने मुझे शराब में नहायत हलाकत खेज और सुरील असर जहर घोल कर दिया था और मुझे यह मालूम था। मैंने पूरी बोतल पी ली और तुम देख रहे हो कि मैं अब भी तुम्हारे सामने जिंदा और सलामत खड़ा हूं, जबकि मुझे पिलाने वाले सब के सब हलाक हो चुके हैं सिर्फ तुम्हारे अलावा, और तुम्हें मैंने जानबूझकर जिंदा रखा है क्योंकि मैं तुमसे बहुत सी मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। ओफ माय गॉड! एंथोनियो की जुबान से बेसाख्ता निकला और अचानक मेरे करीब आकर वो मेरे सामने झुक गया। तुम कौन हो ट्याबो? उसने मेरे पैरों को हाथ लगाते हुए पूछा। तुम आम इंसान हरगिज नहीं हो। तुम यकीनन कोई माफूकुल फितरत ताकत हो। हम लोगों ने तुमसे टक्कर लेकर बहुत बड़ी गलती की और इसकी हमें बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। लेकिन इसमें हमारी गलती क्या है ट्याबो? हम लोग तुम्हारी हकीकत से वाकिफ नहीं थे। तुमसे उलझ बैठे और इस तरह तबाह बर्बाद हुए। तुम उस वक्त भी मेरी असलियत से वाकिफ न थे और ना ही अब हो, मैंने इत्मीनान से कहा। लेकिन तुम लोगों की असलियत से उस वक्त से मैं वाकिफ हूं जब तुम्हारा जहाज हमारे साहिल पर लंगर अंदाज हुआ था। मैं बहरी कज़ाकों की शक्ल सूरत और इनके जहाज़ों को अच्छी तरह पहचानता हूँ। तुम्हें पहचान लेने के बाद मुझे तुम्हारे अज़ाइम के बारे में भी कोई खुशफहमी नहीं थी। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि तुम लोग मेरी बस्ती के लोगों को अपना गुलाम बनाने की नापाक कोशिशें करोगे। मुझे बहरहाल कोशिशों को नाकाम बनाना था। तुम कितने अजीब हो। तुम हमारे बारे में सब कुछ जानते थे और हमारी असलियत से भी अच्छी तरह वाकिफ थे, और इसके बावजूद तुमने हमें इस इलाके के साहिल पर लंगर अंदाज होने की और यहाँ चंद दिन कायम करने की इजाज़त दी थी। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने जवाब दिया। तुम देख चुके हो कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम लोग मुझे, मेरे कबीले के लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके और मैंने तुम्हारे सरदार समेत तमाम लोगों को ठिकाने लगा दिया। तुम लोगों ने हमारे साथ गद्दारी की। मेरे कबीले के सीधे साधे और बेगुनाह लोगों ने तुम्हें पनाह दी और तुमने गद्दारी की और मुजरमाना ज़हनियत का मुजाहिरा करते हुए एक नापाक मंसूबा बनाया कि तुम बस्ती के तमाम बूढ़ों को कत्ल कर दोगे और सारे जवान और नौ उम्र लोगों को अपना गुलाम बनाकर जहाज में भर कर ले जाओगे और इन्हें कहीं अच्छे दामों में फरोख्त कर दोगे। यकीन करो कि मुझे तुम्हारे साथियों की हलाकत का कोई अफसोस नहीं है। दरअसल वो थे ही इस काबिल। इन्होंने दोस्त बनकर मकरो फरेब से काम लिया था। एंथोनियो ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो खामोशी के साथ मेरी सूरत को तकता रहा। इसके बाद अचानक वो मेरे कदमों में किसी पालतू कुत्तों की तरह लौट गया और अपने चेहरे को मेरे कदमों से रगड़ रगड़ कर कहने लगा, मुझे अपनी असलियत बताओ ट्याबू, मुझे बताओ तुम कौन हो, वरना मैं पागल हो जाऊंगा, मेरा दिमाग फट जाएगा। खुदा के वास्ते बताओ कि तुम कौन हो। तुम यकीनन कोई देवता हो, इंसानी शक्ल में देवता। तुम हरगिज इंसान नहीं हो सकते। इस बात को भूल जाओ कि मैं कौन हूं, मैंने संजीदगी से कहा। तुम इस बात को नहीं समझ सकोगे और इसलिए इसकी कोशिश भी मत करना। मैंने उसे एक हाथ पकड़कर ऊपर उठाते हुए पूछा, यह बताओ कि तुम्हारे जहाज के निचले हिस्से में कितने गुलाम पाबा जंजीर मौजूद हैं। उसने एक बार फिर हैरत का मुजाहिरा करते हुए कहा, तो गोया तुम इस बात से भी वाकिफ हो। इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं है। मैंने कहा, तुम खुद चल कर देख लो। एंथोनियो ने जवाब दिया, हम गुज़िश्ता 1 साल से समंदर में हैं और इस अरसा के दौरान हमने काफ़ी गुलाम जमा किए हैं जो सब के सब जहाज के निचले हिस्से में मौजूद हैं और जहाज की पतवारें चलाने का काम अंजाम देते हैं। तो फिर चलो, मैंने कहा। मैं और एंथोनियो लाशों को फलांगते हुए और खून के छोटे छोटे तालाबों से बचते हुए जहाज के निचले हिस्से में पहुंच गए जहां पतवारें लगी हुई थी और इन पतवारों के साथ साथ इंसानों की कतारें थी। इन सब के पाँव में भारी भारी जंजीरें पड़ी हुई थी।
और इनके जिस्म तकरीबन बरहना थे। ये सब के सब मर्द थे और अपनी अपनी जगहों पर खामोश और साकत थे, और इनके चेहरों से दुनिया का हुस्नो मलाल टपक रहा था। इन सब के रंग स्याह थे, जिसका मतलब था कि वो तमाम के तमाम अफ्रीका से ताल्लुक रखते थे। इनके सरों के बाल मैल मिट्टी में अटे हुए थे। इनके स्याह जिस्मों पर मैल की तहें जमी हुई थीं और सख्त ताफुन उठ रहा था, और वो लोग अपनी वीरान और खाली खल नजरों से हमारी तरफ देख रहे थे। अचानक किसी तरफ से एक भारी भरकम नेजा फिजा में सनसनाता हुआ आया और बड़े जोर से मेरे सीने से टकराया और पाश पाश होकर जमीन पर गिर गया। मैं फौरन उधर मुतवज्जा हुआ प्रोफेसर। जिस सम से नेजा फेंका गया था, वहीं कोने में 4 कज़ाक मुझे छुपे हुए नजर आए। ये वो लोग थे जो अपनी जान बचाने की खातिर ऊपर से नीचे भाग आए थे, और इन्होंने यहाँ पनाह ली थी। शायद इनका ख्याल था कि मैं नीचे नहीं आऊंगा और ऊपर से वापस चला जाऊंगा। मुमकिन है मैं नीचे आने के बाद इन लोगों को देख लेने के बावजूद इन्हें छोड़ देता और इनकी जान न लेता, लेकिन इन्होंने खुद ही अपनी मौत को दावत दी थी। तो इस सूरत हाल में मैं इसके अलावा और क्या कर सकता था कि इन्हें भी ठिकाने लगा दूं। मेरे सीने से टकरा कर टूटने वाले नेजे को देखकर पावा जंजीर गुलामों में से कई की तो बेसाख्ता चीखें निकल गई थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा हैरत अंगेज मंजर भला इससे पहले कहां देखा होगा। वो सब के सब खौफो हैरत, तजस्सुस और तौसीफ भरी नजरों से मुझे देख रहे थे। मैंने उस समत कदम बढ़ाया जहां चारों भगोड़े कज़ाक छुपे हुए थे। मुझे अपनी तरफ आता देखकर उनमें से एक ने अपना लंबा सा खंजर लेकर ताक कर ऐन मेरे सीने पर मारा। उसका निशाना भी अपने पहले साथी की तरह बेखता हो गया था और खंजर सीधा मेरे पेट से आकर टकराया और जमीन पर गिर गया। बेवकूफी की हरकतें मत करो, एंथोनियो इन लोगों को देखकर जोर से चिल्लाया। तुम इसे हलाक नहीं कर सकते, कोई इसे हलाक नहीं कर सकता। सबने कोशिश करके देख ही लिया और नाकाम हो गए। मैंने मजीद इन लोगों को बेवकूफ़ी करने की मोहलत ही न थी। जैसे ही मैं उनके करीब पहुंचा, मैंने इनमें से एक हाथ से तलवार छीन ली जो मेरी तरफ फेंक कर मारने ही वाला था। इसकी तलवार से सबसे पहले मैंने उसी का किस्सा पार कर दिया। इसके बाद बकिया तीनों को भी हमेशा के लिए खामोश कर दिया। अब चारों तरफ गहरा सन्नाटा तारी था, कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही थी। जहाज के निचले हिस्से में जगह जगह मचलें रोशन थी और इनकी वजह से अंधेरे में काफी कमी आ गई थी। तहम इस नाकाफी रोशनी में गुलामों की स्याह सूरतें भूतों की मानित नजर आ रही थी। अजीब पूरी तरह सा मंजर था प्रोफेसर। मैंने चारों तरफ एक नजर डाली और उसके बाद जोर से आवाज निकाली, अगर कोई शख्स कहीं इधर उधर छुपा हुआ हो तो सामने आ जाए। इसकी जान बख्शी का वादा करता हूं, अगर इसके बाद मुझे कोई भी शख्स पूरे जहाज में कहीं नजर आया तो मैं इसे बेदुरेग कत्ल कर दूंगा। मुझे अपनी आवाज की गूंज देर तक सुनाई देती रही, लेकिन मेरे ऐलान के जवाब में ना तो कोई शख्स सामने आया और ना ही किसी की आवाज सुनाई दी। इसके साथ ही किसी ने मुझ पर हमला करने की दोबारा कोशिश नहीं की। मुझे यकीन हो गया था कि अब कहीं कोई शख्स छुपा हुआ मौजूद नहीं है। इसके बाद मैं इन गुलामों की तरफ मुतवज्जा हुआ जो रहम भरी नजरों से मुझे घूर रहे थे। क्या तुम लोग इन गुलामों को इनकी जरूरत के मुताबिक गजा नहीं फराहम करते? मैंने एंथोनियो से पूछा। एंथोनियो ने अजीब अंदाज में जवाब दिया, इन गुलामों को 24 घंटे में सिर्फ एक बार खाना दिया जाता है, और वो भी इतनी मिकदार में कि ये लोग मरने से बचे रहें और इनका वजूद बरकरार रहे ताकि ये काम कर सके, और यकीनन इन्हें नहाने की भी इजाजत नहीं होगी। मैंने पूछा, इनमें से हर एक शख्स जब से इस जहाज में आया है तब से इसे नहाने का मौका नहीं दिया क्या, और वो इसी तरह जंजीरों से बंधा हुए? किस कदर काबिल नफरत हो तुम लोग, मैंने उसकी तरफ देखते हुए गुस्से से कहा, और डर के मारे एंथोनियो 2 कदम पीछे हट गया था। मरे ना जाओ, मैंने उसे डांटते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें हलाक करने का इरादा रखता तो न जाने कब का तुम्हें जहन्नुम वासिल कर चुका होता। यह बताओ कि तुम्हारे जहाज में खाने पीने की अशिया की क्या सूरत हाल है? जहाज के गोदाम में बहुत गल्ला मौजूद है, एंथोनियो ने रोते हुए कहा। इसकी टांगें बुरी तरह कांप रही थीं और इसके बावजूद तुम इंसानों को गल्ले के एक एक दाने के लिए तरसाते रहे। मैंने दांत भीज कर कहा, अच्छा अब गुलामों की जंजीरें एक एक करके खोलना शुरू कर दो, मैं इस काम में तुम्हारी मदद करूंगा। एंथोनियो के पास मेरे हुक्म की तामील करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इसने फौरन अपना काम शुरू कर दिया। एक तरफ से मैंने और दूसरी तरफ से गुलामों की जंजीरें एंथोनियो ने खोलनी शुरू कर दी। गुलाम सख्त हैरत ज़दा थे। इनके समझ में नहीं आ रहा था कि नामालूम मैं कौन हूं और किस गर्ज से इन्हें आज़ाद कर रहा हूं, लेकिन इनके चेहरों पर दौड़ती हुई खुशी देखकर यह समझना मुश्किल नहीं था प्रोफेसर कि वो मुझे अपना हमदर्द और दोस्त समझ रहे थे। सारे गुलामों की जंजीरें खोलने में काफ़ी वक्त लगा, लेकिन बिलाखिर सबके सब आज़ाद हो गए। इनकी आंखों में मेरी गहरी ममनूनियत थी। तुम लोगों ने कब से खाना नहीं खाया? मैंने उनमें से एक जवान से पूछा। हमें 24 घंटे में सिर्फ एक बार खाना दिया जाता है,
اور وہ بھی صبح کے وقت۔ ہم نے آج صبح کھانا کھایا تھا، لیکن ایک وقت دیا جانے والا یہ کھانا بھی اتنا کم ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ ہی بھوکے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب تم بھوکے نہیں رہو گے، تم میں سے کوئی بھی بھوکا نہیں رہے گا۔ میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہمارا نجات دہندہ کون ہے؟ تم کون ہو اور تم نے ہماری زنجیریں کیوں کھلوا دی؟ کیا تم نے ہمیں خرید لیا ہے؟ اس نوجوان نے ڈرتے ڈرتے مجھ سے پوچھا۔ نہیں، میں نے سختی کے ساتھ کہا، میں انسانوں کی خرید و فروخت کا گھنونا کاروبار نہیں کرتا۔ میں نے تمہاری زنجیریں کھول کر تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ تمہیں آئندہ کیا کرنا ہوگا اس کے بارے میں ہم کل صبح کھلی فضا میں اور سورج کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ فی الحال اصل مسئلہ تمہاری بھوک کا ہے۔ وہ شخص خاموش ہو گیا۔ میں نے اسے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام پالچو ہے، اس شخص نے جواب دیا۔ ان لوگوں نے مجھے قبیلے سے جدا کر دیا ہے۔ میں اپنے علاقے میں ساحل پر پہنچا اور مچھلیاں پکڑ رہا تھا، ان لوگوں نے اچانک حملہ کر کے مجھے پکڑ لیا اور اپنے ساتھ جہاز پر لے آئے، جہاں انہوں نے دوسرے لوگوں کے ساتھ مجھے بھی زنجیروں سے باندھ دیا۔ تب مجھے لوگوں کی زبانی پتہ چلا کہ ہم لوگوں کو غلام بنا لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے میں غلام کے مفہوم سے بھی نا آشنا تھا اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ غلام کیا چیز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے پالچو، تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کی مصیبت کے دن ختم ہو چکے۔ کل صبح کا سورج تم سب لوگوں کے لیے آزادی کا سورج ہوگا۔ اس کے بعد میں نے حکم دیا کہ قیدی غلاموں کے لیے کھانے کا بندوبست کرے۔ اینتھونیو نے کہا، کھانے کا بندوبست تو انہیں خود ہی کرنا پڑے گا۔ بات یہ ہے کہ جہاز پر موجود تمام آدمی مارے جا چکے ہیں، ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو سب کے لیے کھانا تیار کرتے تھے۔ میں خود کھانا تیار کرنا نہیں جانتا۔ اگر تمہاری اجازت ہو تو ان میں سے کچھ لوگوں کی مدد سے کھانے کی تیاری کا بندوبست کر سکوں گا، غلہ فراہم کر دوں گا جو کہ سارے کا سارا جہاز میں موجود ہے۔ باقی کام یہ لوگ اپنے طور پر اپنے ہاتھ سے کر لیں۔ ٹھیک ہے، میں معلوم کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے سہمے ہوئے غلاموں سے پوچھا کہ ان میں سے کون کون سے لوگ ایسے ہیں جو کھانا تیار کر سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ تقریباً سبھی لوگ ایسے تھے جو عمدگی کے ساتھ کھانا تیار کر سکتے تھے۔ میں نے ان میں سے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا اور اینتھونیو کے سپرد کر دیا کہ وہ انہیں غلہ فراہم کر دے اور وہ لوگ کھانا تیار کریں۔ اس کے بعد خود جہاز کے عرصے پر چلا گیا۔ کافی رات ہو گئی تھی اور چاروں طرف گھپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ تاریکی میں سمندر کا منظر بالکل سیاہ معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے دور اپنی بستی کی طرف نظریں دوڑائیں اور میری نظریں بڑے بڑے درختوں اور جھاڑیوں میں الجھ کر رہ گئیں جو میرے اور میری بستی کے درمیان حائل تھے۔ اور پھر اچانک ہی مجھے خیال آیا کہ مجھے اپنی بستی سے نکلے ہوئے بہت دیر ہو چکی ہے۔ البتہ نارو اور پالیش وغیرہ کو یہ بات معلوم تھی کہ میں اجنبیوں کے جہاز پر جا رہا ہوں، اور انہیں اس بات کا بھی علم تھا کہ اجنبیوں نے دغا بازی سے مجھے ہلاک کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ وہ لوگ یقیناً میرے انتظار میں ہوں گے اور پریشان ہوں گے۔ میں نے سوچا مجھے اب چلنا چاہیے۔ میں عرشے سے نیچے آیا کہ عوام انسانوں کی زیر نگرانی کھانا پکانے کے کام میں اینتھونیو مصروف تھا۔ میں نے اسے آواز دی، وہ ایک آواز پر میری طرف لپکا۔ سنو، میں نے اسے کہا، میں اپنی بستی میں جا رہا ہوں کیونکہ میرے لوگ میری اتنی طویل غیر حاضری سے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ تم ان لوگوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دینا اور خبردار ان میں سے کوئی بھوکا نہ رہے۔ ہرگز نہیں ٹیابو، اینتھونیو نے جواب دیا۔ اور سنو، میں نے کہا، ان لوگوں سے کہہ دو کہ یہ آرام و سکون سے رات گزاریں، میں کل صبح آ کر ان سے ملاقات کروں گا۔ اینتھونیو میری بات سن کر ذرا دیر کے لیے کسی سوچ میں پڑ گیا، پھر آہستہ آہستہ کہنے لگا، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ٹیابو، لیکن ڈر ہے کہ کہیں تم ناراض نہ ہو جاؤ۔ میں ناراض نہیں ہوں گا، تم اپنی بات کہو۔ میں نے ان لوگوں کے کھانے کا بندوبست تو کر دیا ہے، اب یہ لوگ کھانا تیار کر کے کھا لیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ان لوگوں کو خود ہی اس بات کی ہدایت دے دو کہ یہ آرام و سکون سے رات گزاریں۔ مجھے تم اپنے ساتھ لے چلو۔ لیکن کیوں؟ میں نے حیران ہو کر کہا، تمہیں یہاں ڈر لگتا ہے؟ میں نے اپنے لہجے میں مزاح کا رنگ پیدا کرتے ہوئے کہا، لیکن یہ مجھے معلوم تھا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ مزاح نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ ہاں بالکل، غیر متوقع طور پر اس نے کہا، یہ حقیقت ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب یہ غلام پاوا زنجیر تھے تو ان کو مارنے میں بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ شریک رہتا تھا، اس لیے کہ میرا شمار اس جہاز کے اعلیٰ ترین افسروں میں ہوتا تھا۔ لیکن اب جب کہ یہ لوگ آزاد ہو چکے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں مجھے تنہا پا کر وہ اپنا انتقام لینے کی غرض سے مجھ پر حملہ نہ کرتے۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو مجھے یہاں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیا تم ٹھیک کہتے ہو؟ میں نے کہا، ظالم صرف اسی وقت تک بہادری کا مظاہرہ کرتا ہے جب مظلوم پابا زنجیر ہوتا ہے، اور جب مظلوم اپنی زنجیریں توڑ دیتے ہیں تو ظالموں کا کلیجہ کانپنے لگتا ہے اور خوف کے مارے ان کا حال خراب ہو جاتا ہے۔